आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 क्लास 9th के एसएसटी का, राइट, जो है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, जो कि जियोग्राफी का चैप्टर होने वाला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत सारी सिनेरियोज के लिए। चलो बाकी जो बिग क्वेश्चंस है इनको हम बाद में देखेंगे जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि आसमान में क्या देखते हो? जब भी आप ऊपर देखते हो आपको नीला आसमान दिखता है जिसमें बादल फ्लोट हो रहे होते हैं, ठीक है, साथ में जिसमें धूप दिखती है आपको और आप हवा महसूस कर सकते हो, चाहे वो ठंडी या गर्म दोनों। ऑल ऑफ दीज आर रिजल्ट ऑफ अ ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग ऑफ अर्थ। यानी सब चीज़ किसके कारण हो रही है? ये उस एयर के कारण हो रही है जिसने हमारे अर्थ को सराउंड कर रखा है, घेर रखा है, राइट, जिसको हम कहते हैं बेसिक लैंग्वेज में क्या? एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर को अगर तुम विजुअल रिप्रेजेंटेशन से समझना चाहते हो तो इधर देखना। मान लो ये अर्थ है, राइट, सो अर्थ हैज़ मैनी लेयर्स ऑफ एयर और गैसेस, ओके, something like this. So this is our earth and these are the layer of atmosphere, okay. Now see this, it is pulled down around the earth by gravity. So atmosphere को maintain करने का काम gravity करता है। gravity उसको अपनी तरफ क्या करता है? पुल करता है, जिसकी वजह से हमेशा अर्थ के आसपास हमेशा एटमॉस्फेयर बना रहता है ना। सो होता है क्या एटमॉस्फेयर एक्चुअल में? ये होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी मल्टीपल गैसेस मिक्स होती हैं इसमें, ओके, इन वेरियस प्रोपोर्शन। ये आगे हम बात करेंगे। वाइटल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, लाइक अगर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में नहीं होगा सो वी कैन नॉट सर्वाइव। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में नहीं होगा सो ट्रीज कैन नॉट सर्वाइव, राइट। द एटमॉस्फेयर शील्ड्स, ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर केवल जिंदा नहीं रखती है, प्रोटेक्ट भी करती है हमें। किससे? हार्मफुल रेडिएशन से, जो कहाँ से आ रहा है? सन से आ रहा है, राइट। तुमने देखा होगा ना, सन की हीट हमें महसूस होती है, तो हमेशा याद रखना सन की जो हीट महसूस होती है ना वो रेडिएशन के कारण होती है, याद रखोगे। इंक्लूडिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इट रेगुलेट्स द अर्थ टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। जो अर्थ होता है ये बिल्कुल जैसे हमने ऊपर बात की थी, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट की तरह होता है, राइट। जैसे तुम ब्लैंकेट ओढ़ते हो ठंडी में, किस लिए ओढ़ते हो? ताकि तुम्हारे बॉडी की हीट बाहर ना जाए, है ना, तुम्हें अंदर गर्माहट महसूस हो सके। उसी तरीके से जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो अर्थ को क्या करता है? फ्रीज होने से बचाता है, क्योंकि हमारा जो स्पेस है बहुत ठंडा है, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है? वो अर्थ को फ्रीज होने से बचाता है। कैसे बचाता है? वो जो सन की हीट होती है उसे ट्रैप कर लेता है, राइट, और उसे स्पेस में स्किप नहीं करने देता, ओके। द एटमॉस्फेयर इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स वेदर। जो एटमॉस्फेयर होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है अर्थ के वेदर पे, क्लाइमेट सिस्टम पे हमारे, राइट। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर प्रेशर। आगे देखो, अभी तुम इमेज में एक चीज़ गौर करना, यहाँ देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखोगे क्लाउड्स है ना, यहाँ पे हम ऑब्वियसली यहाँ पे हम मल्टीपल लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर को नहीं देख पा रहे हैं, वो आगे हम देखेंगे। सो कंपोजिशन ऑफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, जल्दी देखो इधर। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, जैसे मैंने ऊपर बताया था। नाइट्रोजन प्रोमिनेंट होता है 78% के आसपास। मेरे डाटा और फैक्चुअल थोड़े गलत हो सकते हैं, एक बार तुम क्रॉस चेक कर लेना, बाकी मैं कोशिश करूँगा इसको सही रखने की। एंड ऑक्सीजन इज़ 21%, बाकी के अदर गैसेस होते हैं। तो दो डोमिनेटिव गैसेस हैं, नाइट्रोजन जो कि लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरत है, और दूसरी ऑक्सीजन। आर द टू प्राइमरी मोस्ट अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, है ना, बड़ी मात्रा में, है ना, बड़ी मात्रा में, याद रखना ये। gases that are essential for life on the earth, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, डिजोन, अदर गैसेस, ये इनकी बहुत ही कम संख्या होती है ना, ये बहुत ही कम अमाउंट में ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। बिसाइड दीज द एटमॉस्फेयर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर भी होता है, राइट, एंड टीनी डस्ट पार्टिकल्स भी हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं। तुमने देखा होगा फॉग देखा होगा, तुमने स्मोक देखा होगा, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें तो हमारे एटमॉस्फेयर में जाके मिलती है ना। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर वेरीज। अब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर क्या होता है? ये वेरी करता है, चेंज होता रहता है, राइट। अगर तुम कोस्टल एरिया के बहुत पास रहते हो तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ज़्यादा है, अगर तुम किसी ड्राई एरिया में रहोगे तो कम रहेगा। बट इट इज़ जनरली रेंज फ्रॉम 0 to 1% to 0.4%। प्लेज अ सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्लाउड फॉर्मेशन में, क्योंकि तुमने पढ़ा होगा कि जो इवेपोरेटेड वाटर होता है ना यही जाके क्लाउड बनता है, राइट। सो होता क्या है ना, अब समझो ये कोई वाटर बॉडी है, इसमें सनलाइट की वजह से क्या हुआ, सन ने यहाँ पे अपनी हीट दी से ये वाटर इवेपोरेट हुआ, राइट, और यहाँ पे जाके क्लाउड बन गया। आगे देखो,
तो ये गैसेस कुछ देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है, आर्गन 0.93% है, ऑक्सीजन ऑब्वियसली 21% है, अदर गैसेस 0.03 है, नाइट्रोजन 78। अब कुछ बच्चे इस चीज़ को थ्रेट की तरह देखेंगे, यार नाइट्रोजन तो बहुत ज़्यादा है। तो मैं तुम्हें बता दूं नाइट्रोजन हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है ना, और ये लाइफ को एक बैकबोन होता है लाइफ सपोर्ट करने के लिए। नाइट्रोजन नहीं होगा तो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करेंगी, राइट। आगे आओ, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, द एटमॉस्फेयर हैज़ लेयर्ड स्ट्रक्चर। लेयर्ड मतलब है मल्टीपल लेयर्स होती है। इधर देखो, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, राइट, ऐसे है ना। दीज लेयर आर डिफाइंड द अदर ऑफ बेसिस ऑफ चेंजेस इन टेम्परेचर। फर्स्टली इनको हम डिफाइन करते हैं इनके टेम्परेचर चेंज पे, राइट। अलग अलग टेम्परेचर चेंज होता है, अलग अलग उनके नाम होते हैं और उनकी डेंसिटी भी अलग अलग होती है हाइट के साथ। ऑब्वियसली द डेंसिटी ऑफ एयर इज हाईएस्ट नियर द अर्थ। ऑब्वियसली याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा 1 मार्क का कि सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कहाँ होती है, तो अर्थ के पास में होती है। ओके, जो अर्थ के पास में एटमॉस्फेरिक लेयर होती है, चलो बता देता हूँ, जिसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, उसकी सबसे ज़्यादा क्या होती है, डेंसिटी होती है। आगे देखो, सो डेंसिटी अपने आप डिक्रीज होती रहती है हाइट के साथ। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, हाइट। द मेजर लेयर एक्सटेंडेड फ्रॉम अर्थ सरफेस टू आउटर सरफेस इज इलिस्ट्रेटेड हियर। लेट्स सी व्हाट इज दिस। ओके, सो द फर्स्ट लेयर जहाँ पे कह सकते हैं जो हमारी रीच में है वो है ट्रोपोस्फेयर हमारा, राइट। उसके बाद आता है हमारा क्या, स्ट्रेटोस्फेयर। तो तुम्हें याद रखना है कि स्ट्रेटोस्फेयर में तुमने देखे होंगे ना, कभी कभी हमें प्लेन्स दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि क्लाउड्स के काफ़ी ऊपर रहते हैं वो। तो याद रखना है, जो क्लाउड्स के ऊपर रहते हैं ना, तो क्लाउड्स के ऊपर हमारा ही यानी बेसिक ट्रोपोस्फियर के ऊपर यानी स्ट्रेटोस्फियर में हमारा ओजोन लेयर है, और साथ में उसी में जो एरोप्लेन्स है वो क्या करती हैं, ट्रैवल करती है, राइट। तो ओजोन लेयर क्या होती है भी देख लो, ओजोन लेयर होती है O3, राइट। O3 मतलब होता है ऑक्सीजन के 3 एटम्स। अगर तुमने एटॉमिक वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल होते हैं यहाँ पे, राइट। जिसका मेन काम क्या होता है, जिसका मेन काम सेम, हार्मफुल रेस को अर्थ तक नहीं पहुँच देती है। ये प्रोटेक्टिव लेयर है, हार्मफुल रेस को क्या करती है, ये ब्लॉक करती है, राइट। आगे देखो, उसके बाद आता है यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर की स्ट्रेच भी पूछते हैं। स्ट्रेच मतलब है हाइट। यहाँ देखो ये 10 किलोमीटर है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर यहाँ पे पूरा 50 किलोमीटर है। उसके बाद जो आती है ना, वो आती है थोड़ी सी एडवांस लेयर, जैसे मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर में क्या है, मीसोस्फेयर में मीटियोर्स आते हैं, राइट। और यहाँ पे मीटियोर्स आते हैं और मीटियोर्स यहाँ पे बर्न आउट हो जाते हैं, राइट। मतलब इनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है हमारा क्या, थर्मोस्फेयर, जहाँ पे बेसिकली हमारे सैटेलाइट्स रहते हैं, कम्युनिकेटिंग सैटेलाइट्स हो गए, डिफेंस सैटेलाइट्स हो गए, अदर सैटेलाइट्स, और अरोरा लाइंस दिखती हैं हमें यहाँ पे। अब अरोरा लाइंस क्या है, ये मैग्नेटिक वेरिएशन या मैग्नेटिक चेंज के कारण या हमारे अर्थ के मैग्नेटिज्म पे होने वाले चेंज होने के कारण ये लाइन्स हमें दिखती है। वैसे इंडिया के अंदर नहीं दिखती हैं, जितना मुझे आइडिया है ये हमें नॉर्वे यानी इस कंट्री से लाइन हमें दिखती है, राइट, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल होती है। उसके बाद आता है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर मतलब होता है कनेक्टेड टू स्पेस, जो कि वॉइड है। वॉइड मतलब है नल, खाली। अब इसके बारे में तुम बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, बाकी ये लेयर तुम याद कर लेना। फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। वाई? बिकॉज ये डायरेक्टली हमसे कनेक्टेड है ना। बाकी की लेयर हमसे काफ़ी ऊपर है, बट द ट्रोपोस्फेयर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद अस ऑफ द एटमॉस्फेयर with an average height of about 12 kilometer. This layer is temperature decreases with the increasing altitude. जैसे जैसे हाइट ऊपर जाएगी ना, याद रखना है तुम्हें, जैसे जैसे हाइट ऊपर जाएगी टेम्परेचर घटता रहेगा। ओके, द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर। ऑब्वियसली ट्रोपोस्फेयर में ही ऑक्सीजन यानी वो एयर होती है जो हम लेते हैं, राइट, अलॉन्ग विद द मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर एंड क्लाउड्स। दैट मीन्स क्लाउड इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग इन विच लेयर, ट्रोपोस्फेयर। नियरली ऑल द वेदर फिनोमिना, जितने भी वेदर फिनोमिना देखते हो तुम, स्टॉर्म्स देखते हो तुम, टॉर्नेडो देखते हो तुम, टाइफून देखते हो तुम, जो भी देखते हो ना, ये सारी चीज़ें यहीं एग्जिस्ट करती है। चाहे वो ओले गिरने से लेके फॉग हो गया, रेनफॉल हो गया, सारी चीज़ें ट्रोपोस्फेयर में होती है, राइट। तो द ट्रोपोस्फेयर इज सेपरेटेड फ्रॉम स्ट्रेटोस्फेयर बाय अ ट्रांजिशन जोन नोन एज ट्रोपोपॉज। क्या कहते हैं इसको, ट्रोपोपॉज। ये तुम्हें दिख रहा है ट्रोपोपॉज, है ना, जहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है। हम ट्रोपो से किस पे जा रहे हैं, स्ट्रेटो पे जा रहे हैं। आगे देखो, फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर। अब द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर।
ट्रोपोस्फीयर के ऊपर क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर है, एक्सटेंडेड अप टू 50 किलोमीटर्स। ये याद रख लेना है, बेसिक चीज़ें तो हमें हमेशा याद रहनी चाहिए उसके बारे में ना, जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। दिस लेयर इज़ आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। ये सबसे बढ़िया लेयर होती है किस लिए, एरोप्लेन को उड़ाने के लिए, राइट, बिकॉज इट्स फ्री ऑफ क्लाउड्स। ऑब्वियसली याद रखना है, जब प्लेन क्लाउड्स को टच करती हैं तो बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस पैदा होती है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लेन काफ़ी शिवर करती है। तो वही जब हम क्या करते हैं, जब हम प्लेन को उस हाइट पर उड़ाते हैं जहाँ पे कोई भी हर्डल नहीं होता है, तो प्लेन काफ़ी स्मूथली और फास्ट ट्रैवल कर सकता है, राइट। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है। ओके, तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाई एरोप्लेन फ्लाइज इन स्ट्रेटोस्फीयर। तो क्या लिखोगे, बिकॉज स्ट्रेटोस्फीयर डज नॉट हैव क्लाउड्स सो फ्लाइट कैन ईजीली ट्रैवल इन इट, राइट। आगे आओ। A notable feature of the stratosphere is that it contains a layer of ozone gas। अब ओजोन बता चुका हूँ तुम्हें मैं ऊपर अच्छे से, जो कि शील्ड करता है ना हार्मफुल रेस से, बताया था, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। द स्ट्रेटोपॉज मार्क्स द बाउंड्री। देखो सबके आगे PAU ऐसे लगा दो, चाहे ट्रोपोपॉज हो गया, स्ट्रेटोपॉज हो गया, मेनोपॉज हो गया, ये क्या करता है, मीसोपॉज, सॉरी, द बाउंड्री बिटवीन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड और मीजोस्फेयर। सो मीजोस्फेयर क्या है, अब द स्ट्रेटोस्फेयर लाइज द थर्ड लेयर, राइट, ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो कि स्ट्रेच करता है 80 किलोमीटर्स तक। दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। सेम टेम्परेचर कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग है ना, विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। Most meteorites entering from space burn up the mesosphere. This is one of the question making sphere. Why? Because the question arises, in which layer the meteors burn out? Okay, so in mesosphere, जैसा ऊपर बताया था कि mesosphere में ही सारे meteorites क्या हो जाते हैं, जल के ख़त्म हो जाते हैं ना। अदरवाइज अगर एटमॉस्फेरिक लेयर नहीं रहेंगी तो हमें काफ़ी मीटियोर्स के भी सामना करना पड़ सकता है। फिर आता है उसका थर्मोस्फेयर। इन द थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली। अब याद रखना है हुआ क्या, जैसे मीसोस्फेयर से हम ऊपर गए ना थर्मोस्फेयर में, ओके, सो दिस इज द थर्मोस्फेयर, ओ सॉरी आई जस्ट ओके, सो मीसोस्फेयर का थर्मोस्फेयर है। थर्मोस्फेयर में मैंने तुम्हें एक्सप्लेन नहीं किया था, थर्मोस्फेयर बहुत गर्म होता है, नाम से पता चल रहा है, थर्मो मतलब हीट है ना। तो ये स्फीयर है, इसमें बहुत ज़्यादा हीट है। अब तुम पूछोगे कि सैटेलाइट कैसे सर्वाइव करते हैं, राइट, अगर इतनी गर्मी है तो खास बात ये है ना, सैटेलाइट्स को हम जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो ऐसे बनाते हैं कि वो बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ हीट को भी ईजिली क्या कर सकते हैं, बेयर कर सकते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। उनके अंदर कुछ ऐसे हीट सिंक्स लगाए जाते हैं जिसकी वजह से वो ईजिली लंबे समय तक हमारे थर्मोस्फेयर में रह के हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना। आगे देखो, सो ये हो गया, यहाँ टेम्परेचर बढ़ता रहता है, याद रखना है, वेरी रैपिडली इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, हाइट के साथ साथ। एंड द गैस मॉलिक्यूल इन द लेयर अब्जॉर्ब एक्सरेज एंड द शॉर्ट वेव अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब याद रखना है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कह सकते हो तुम इसे। यहाँ की जो गैसेस होती है ना वो एक्सरे को अब्जॉर्ब करती है, शॉर्ट वेव अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब करती है, उसको धरती तक पहुँचने नहीं देती है। द थर्मोस्फेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम 80 to 700 किलोमीटर, दैट मीन्स ये सबसे मोटी लेयर भी है, राइट। इट ऑल्सो हेल्प्स द रेडियो ट्रांसमिशन बाय रिफ्लेक्टिंग रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड। यस, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि विच लेयर हेल्प्स इन द रेडियो ट्रांसमिशन। रेडियो ट्रांसमिशन पता है तुम्हें कि अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे हम रेडियो सुनते हैं, राइट, उसका भी हमें वेव्स यही मिलती है, यहीं से उसकी हेल्पिंग होती है, राइट। आइनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ द थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर का ही पार्ट होता है जिसे हम आइनोस्फेयर कहते हैं, ओके। एडिशनली द नॉर्दर्न एंड साउदर्न लाइट्स, जिसे ऑरोरास कहा जाता है, ऑल्सो अकर इन द थर्मोस्फेयर, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल होती है। नीचे तुम देख सकते हो ये रही ऑरोरा लाइट्स, ओके। आगे आओ, लास्ट में आता है हमारा एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर कह सकते हैं अपर मोस्ट लेयर है ये, बिल्कुल, जो कि स्पेस को टच करती है, ओके। बहुत ही थिन एयर होगी यहाँ पे, लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, ओके। And the space from this layer, due to weak gravity, all of these layers play a vital role in the Earth's atmosphere process and also affect the weather and climates. Now, the air above us, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको डिस्कस कर ले रहा हूँ। The air above us exert a significant force on our bodies. ये हमें पता नहीं चलता। अगर तुमने कभी भी कहीं पहाड़ों पे ट्रैवल किया होगा, देखा होगा, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ हो जाती है, सांस कम आती है। रीज़न क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तुमने देखा होगा कि अगर कोई चिप्स का पैकेट तुम अगर फ्लाइट में बैठे हो, कभी नहीं बैठोगे, आगे फ्यूचर में हम बैठोगे, ये तो कंपलसरी है।
तो देखोगे कि अगर नहीं भी तो नहीं, तुम यूट्यूब पे भी कहीं पे भी सर्च करके देख सकते हो कि जैसे ही हम हायर एल्टीट्यूड में जाते हैं ना, तो चिप्स के पैकेट होते हैं अपने आप में ही बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं अपने नॉर्मल साइज से। लाइक अगर वो नॉर्मली इतना रहेगा चिप्स का पैकेट तो इतना हो जाएगा ऐसे। रीज़न क्या है इसके पीछे का? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है, कम हाइट होती है ना जैसे या लैंड पे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत हाई रहता है, राइट। और जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से अब चीज़ें बहुत ज़्यादा, इंटरनल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी चिप्स के पैकेट फट भी जाते हैं फ्लाइट में, है ना। तो हमेशा याद रखना है, एटमॉस्फेयर हम पे कंटिन्यूसली प्रेशर लगाती है, बट वो हमारा बॉडी जो होता है उसके यूज टू हो गया होता है, इसीलिए हमें उस चीज़ का पता नहीं चलता। अब आ जाओ वेदर एंड क्लाइमेट पर, है ना। इट्स गोइंग टू रेन टुडे, पता चल जाता है ना, जैसे अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तुमने देखा होगा कि कभी बारिश होती है, कभी धूप निकलती है, राइट। हाउ ऑफन डू यू फाइंड योर सेल्फ वंडरिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस व्हेन यू वांट टू गो आउट एंड प्ले। द टर्म वेदर रेफर्स टू द आवर टू आवर। वेदर क्या है? वेदर वो चेंज है जो कि हर घंटे होता है, राइट। आवर टू आवर, डे टू डे, लाइक आज क्लाउडी है, कल रेनी है, परसों सनी डे है ना। द एटमॉस्फेयर किसका? ये कंडीशन एटमॉस्फेयर का। तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना, वेदर मतलब हो गया है जो कंटिन्यूसली चेंज होता है, एंड क्लाइमेट क्या होता है, किसी एक जगह का फिक्स होता है, राइट। बहुत बेसिक से एग्जांपल बताऊं तो अगर तुम्हें पूछूंगा मैं कि दिल्ली का क्लाइमेट क्या है, बोलोगे भैया दिल्ली का जो क्लाइमेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा हॉट है, फिर कोल्ड भी हो जाता है, राइट, फिर रेनी भी हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, और ऑलमोस्ट द टाइम ये हॉट के साइड रहता है ना, गर्मी में बहुत ज़्यादा और कोल्ड में बहुत ही ठंडी पड़ती है। लेकिन अगर मैं तुम्हें जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट पूछ दूँ, JNK का, तो बोलोगे ना भैया यहाँ पे जो कंटिन्यूसली है ना वो ठंडी रहती है ना, यहाँ पे हमेशा विंटर जैसा माहौल रहता है। सो इसको क्लाइमेट कहते हैं। बाकी का हल्का फुल्का जो चेंज होता है उसे हम वेदर कहते हैं, जो कि डे टू डे हम देखते हैं, राइट। देखो, हॉट और ह्यूमिड वेदर जो अभी चल रहा है फिलहाल, वेदर मे बी वन ऑफ द इरिटेबल, वाइल प्लीजेंट और ब्रीजी वेदर मे टेक अ चेयरफुल। अभी जैसे देखोगे अभी बारिश भी होती है, रुक भी जाती है, जिसकी वजह से क्या है, हमारा जो पसीना है, स्वेट है, वो प्रॉपरली क्या है, इवेपोरेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो और हीट ट्रैप कर लेता है। तो बरसात में दिक्कत नहीं होती, लेकिन बरसात जब ना हो, क्लाउडी मौसम हो जाए, तब जाके हमें और ज़्यादा गर्मी लगती है। एट द सेम टाइम जब ठंडी ठंडी हवा चले, राइट, जब यहाँ पे प्लीजेंट एंड ब्रीजी ठंडी ठंडी हवा चले तो कितना चेयरफुल हो जाता है, कितना अच्छा माहौल बन जाता है, और इवन प्लान फॉर आउटिंग, और लोग बाहर भी घूमने जाते हैं फिर उसमें। वेदर क्या ना, वेरी सिग्निफिकेंट फ्रॉम आवर डे टू डे द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस, यानी ज़्यादातर जो किसी भी जगह का मौसम है, समझो, ज़्यादातर जो किसी जगह का मौसम रहता है उसको हम एक टाइम बाद क्लाइमेट कहने लगते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर बर्फ़ गिरती है, फिर हल्का फुल्का रेनफॉल, बर्फ़ गिरती है, ठंडी रहती है, इसलिए हम कह सकते हैं वहाँ का क्लाइमेट ठंडा है। एट द सेम टाइम जब मैं किसी भी लैंड एरिया की बात करूँ, लाइक दिल्ली, बिहार, यूपी, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लाइमेट वेरी करती है, राइट। क्लाइमेट मंथ बाइज मंथ वेरी करती है। तो कुछ मंथ यहाँ पे बहुत ही बोल सकते ड्रेडफुल या ख़तरनाक सी गर्मी रहेगी, फिर बहुत तगड़ी बारिश हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, फिर कुछ टाइम बाद बहुत तगड़ी ठंड हो जाएगी, राइट। क्लाइमेट रेफर्स टू द सम ऑफ टोटल वेदर, राइट। जैसे हम मैथ में एवरेज निकालते हैं ना, यहाँ पे भी हम पूरे साल का एवरेज कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमारे पास एवरेज टेम्परेचर आता है उस जगह का, राइट। एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, यानी लंबे समय तक के लिए देखते हैं, जो कितना होता है 30 ईयर्स। यानी अगर किसी भी जगह का जो हमने क्लाइमेट दे रखा है ना, तो याद रखना वो 30 साल के वेटिंग के बाद दे रखा है, यानी हमने 30 साल तक उस जगह पे स्टडी किया है, तब जाके वहाँ के वेदर कंडीशन को हम समझ पाएँ। आ गया हूँ एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, वेरियस एलिमेंट्स इन्फ्लुएंस वेदर एंड क्लाइमेट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम देखेंगे। ओके, सो हम मेजर चीज़ों पे बात करते हैं, अदरवाइज इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, वी डोंट नीड दैट मच ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर आवर एग्जाम्स, ठीक है। द मेजर एलिमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ, जो कि हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है, वो क्या क्या है। पहली बात है टेम्परेचर, दिल्ली का टेम्परेचर जानते ही हो, बहुत फेमस है, बहुत गर्मी पड़ती है, राइट। प्रेसिपिटेशन, है ना। उसके बाद आता है ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर, हवा कैसी चल रही है वहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। तो तुम्हें याद रखना है ये गिन के कितने 5 तरह की चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं किसी भी जगह के क्लाइमेट या वेदर को, राइट। सबसे पहले टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ऑब्वियसली वेरीज नॉट ओनली डे टू नाइट बट ऑल्सो अक्रॉस सीजन में भी है। जस्ट समर्स में बहुत 10 to हॉटर हो जाता है और विंटर में भी कोल्डर हो जाता है। द अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज इंसोलेशन,
ओके, डिस्ट्रीब्यूशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द अफेक्टिंग टेम्परेचर इज अबाउट इंसोलेशन। मेनली जो टेम्परेचर को अफेक्ट करता है वो इंसोलेशन करता है। जैसे अगर तुम दिल्ली में रहते हो, तुम जानते हो कि दिल्ली में जो कह सकते हैं ग्रीन कवर एरिया काफ़ी कम है, यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो बिल्डिंग्स बनी हुई है, जो स्ट्रीट है काफ़ी नैरो है, दैट्स वाई क्या होता है, हीट ट्रैप हो जाता है ना। हीट ट्रैप की वजह से यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। तो आइसोलेशन क्या करता है, आइसोलेशन डिक्रीज कर देता है इक्वेटर से किसको, पोल्स को। हैंस द टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है क्या, इक्वेटर से पोल्स की तरफ। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अगर मान लो हम लगभग यहाँ पे रह रहे हैं, राइट, इंडिया यहीं पे बीच में पड़ता है कहीं पे। सो याद रखना है, जैसे जैसे हम ना ऊपर की तरफ जाएंगे पोल्स की तरफ, तो ठंडी हो जाती जाएगी, टेम्परेचर अपने आप ही गिरता रहेगा। और जैसे से उल्टा होगा, हम पोल्स से इक्वेटर की तरफ आएंगे, टेम्परेचर गर्म होता रहेगा। रीज़न क्या है, इसके पीछे का रीज़न देख लो। बोलो कि भैया यहाँ पे जो सन रेज है ना, इक्वेटर पे बिल्कुल सीधी टकरा रही है, राइट, अगर यहाँ पे मल्टीपल रेज है। लेकिन अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो ऊपर रेज मुड़ के आएंगी हल्की सी, तो यहाँ पे जो सनलाइट है ना, याद रखना, वो ज़्यादातर अपनी एनर्जी खो देती है ट्रैवल करते वक्त, राइट, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो इतना इम्पैक्ट नहीं आ पाता है। बट सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ये कह सकते हैं, सबसे ब्रूटली जो सन का इम्पैक्ट है ना, वो इन जगहों पे देखने को मिलता है, इन जगहों पे जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जगह जो होती हैं जहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, कोई तुमसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक बार बताओ, सन की रेज अगर अर्थ को हिट करेगी तो भाई गर्मी कैसी होगी वहाँ पे। तो सिंपल याद रखना है, बोलोगे अगर सन की रेट इक्वेटर के आसपास हिट करेगी, इक्वेटर पे हिट करेगी, तो वो पोटेंशियली मैक्सिमम एनर्जी वहाँ पे रिलीज़ करेगी, जिसकी वजह से वो जगह गर्म हो जाती है। एट द सेम टाइम जब वो नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे उसकी हीट टकराती है, तो ऑलमोस्ट जो रेज हैं पहले से ही अपनी ज़्यादातर एनर्जी खो चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो जगह गर्म नहीं होते, है ना। आगे आओ। फिर ह्यूमिडिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है यहाँ पे। व्हेन वाटर वेपर इवेपोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, इट बिकम्स वाटर वेपर, ऑब्वियसली भाप बनता है, फिर उसके बाद वाटर बॉडी से फिर वो वेपर बनता है। व्हेन द लेवल ऑफ वाटर वेपर एयर आर हाई लीड्स टू ह्यूमिडिटी। अब जब हवा में बहुत ज़्यादा एयर पानी रहेगा ना, तो अपने आप ही ह्यूमिडिटी हाई हो जाती है उस जगह की। तो तुमने सुना होगा जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, समुद्री इलाके होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, राइट। भले गर्मी सिग्निफिकेंटली ऑब्वियसली ब्रीज आती है, बट वहाँ पे जो मेन कॉज है गर्मी का वो क्या है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी। एज एयर गेट वार्मर इट्स कैपेसिटी ऑफ होल्ड वाटर वेपर इंक्रीजेज। जैसे जैसे हवा गर्म होती है वैसे वैसे वो ज़्यादा पानी को क्या करती है, अपने पास स्टोर करके रख सकती है, लीडिंग टू हायर ह्यूमिडिटी लेवल्स ऑन अ सच डे क्लोज टेक नो लॉन्गर टू ड्राई। कपड़े बहुत देरी से सूखते हैं, स्वेट्स इवेपोरेट ही नहीं होता जल्दी है, राइट, जिसकी वजह से हम बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। फिर प्रेसिपिटेशन होता है, इट अकर्स व्हेन अ पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकम सैचुरेटेड वेदर विद वाटर, यानी एक सर्टेन एरिया क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, विच कंडेंस एंड प्रेसिपिटेट्स और फॉल ऑन द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। भाई बारिश, दिस इंक्लूड ड्रिजल, रेन, स्नो, स्लेट एंड हेल, जो भी तुम देख सकते हो जो ऊपर से गिरता है वो सभी हमारे प्रेसिपिटेशन में आएगा। द मेन फैक्टर दैट अफेक्ट प्रेसिपिटेशन इंक्लूडेड प्रिवेलिंग विंड्स, माउंटेन्स हो गया, सीजन्स हो गए। व्हेन प्रेसिपिटेशन फॉल्स ऑन द अर्थ लिक्विड फॉर्म, जब ये लिक्विड फॉर्म है तो उसे रेन कहेंगे, ये तो बेसिक सी चीज़ है ये, राइट। रेन इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा एरिया इंडिया के अंदर रेन ही है ना, रेन ही होगा, अदरवाइज अब तुम दिल्ली में तो स्नोफॉल करवा नहीं पाओगे ना। सो रेन इज़ द प्रोमिनेंट प्रेसिपिटेशन जो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं, राइट। आगे आओ। ऑब्वियसली अब याद रखना, जब बारिश नहीं होगी ना तो ग्राउंड वाटर रिच नहीं हो पाएगा, ग्राउंड वाटर रिफिल नहीं हो पाएगा। सो बारिश बहुत ज़रूरी है ग्राउंड वाटर के लिए, राइट। आगे आ जाओ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता चुका हूँ तुम्हें कि हमारी बॉडी पे लगता है, बॉडी पे नहीं हर चीज़ पे लगता है जो कि अर्थ पे एग्जिस्ट करती है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ अ एयर अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, इनको तुम दोबारा देख के याद कर लेना इन्हें, ठीक है। एज वी गो हायर द एटमॉस्फेयर प्रेशर फॉल्स रैपिडली, बताया तुम्हें हाइट के साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिरता रहता है, ओके। सो इट इज़ हाइएस्ट टू इट्स सी लेवल, सबसे ज़्यादा सी लेवल के पास होगा, एंड डिक्रीजेज विद द एल्टीट्यूड। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इन्फ्लुएंस बाय द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से एयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हवा कहाँ पे कितनी चलेगी। तुम्हें पता होगा कि गर्म हवा ऊपर चली जाती है एंड ठंडी हवा नीचे आ जाती है, राइट। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, गिवन प्लेसेस इन अ लो प्रेशर एरिया। तो तुम्हें बस अल्टीमेटली ये याद रखना है यहाँ पे बच्चों कि जो हाई प्रेशर एरिया होता है ना, राइट,
जो हाई प्रेशर एरिया होता है उनमें जो विंड ब्लोइंग है ना, या एयर प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है। जो लो प्रेशर एरिया होता है वहाँ पे कह सकते हैं विंड प्रेशर कम होता है। एग्जांपल के लिए ये लोग हाई एल्टीट्यूड, वेट जस्ट कह सकते हो ये है हाई एल्टीट्यूड और ये है लो एल्टीट्यूड। बाकी अल्टीमेटली तुम्हें ये याद रखना है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपने आप ही कम होता रहेगा, है ना। आगे देखो, विंड क्या होता है, ऑब्वियसली मूवमेंट ऑफ एयर ऑफ हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। इस कॉन्सेप्ट को तुम्हें समझाता हूँ इधर। मान लो ये लैंड है, राइट। अब लैंड पे क्या होता है तुम्हें पता है, सनलाइट पड़ती है तो यहाँ की जो एयर है ना कि गर्म होकर ऊपर चली गई, समथिंग लाइक दिस, ओके। अब तुम्हें पता है हवा किसी भी जगह को खाली नहीं छोड़ती है। अब ये जगह क्या हुई, ये जगह हो गई अब खाली, राइट। तो ऊपर जो हवा गई है ना, क्योंकि तुम्हें पता है हाइट के साथ साथ ये चीज़ जाके धीरे धीरे ऊपर जाके ठंडी हो जाएगी। ये ठंडी हवा फिर क्या हुई, नीचे आई, और नीचे आके इसने क्या किया, इसने उस जगह को फिल कर लिया। तो इसी को हम कहते हैं विंड। क्या कहते हैं, विंड। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की चेंज को हम विंड कहते हैं, ओके। लिखा भी है, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम अ हायर रीजन टू अ लो प्रेशर इज कॉल्ड विंड। इट कैन बी जेंटल और स्ट्रॉन्ग, ऑब्वियसली दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट एज वेल एज ऑन वेदर। एक स्टॉर्मी डे के अंदर विंड जेंटल नहीं होती है, वो गस्टिंग होती है, बहुत तेज़ी से आती है ना। यू कैन ऑब्जर्व द फ्लो ऑफ विंड एज ब्लोज ड्राई लीव्स फ्रॉम द पेवमेंट। ऑब्वियसली देख सकते हो कि हाँ तूफान, ये चीज़ इम्प्रैक्टिकल है, तुम्हें पता ही है, सारी चीज़ तुम देख के बैठे हो पहले से, ऐसे तुम 9th में नहीं आ चुके हो, है ना। इसे तुम देख लेना। कुछ चीज़ें मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हें आती है, अगर नहीं आती तो नीचे लिख देना, मैं तुम्हें ये अलग से एक्सप्लेन कर दूँगा। देखो इधर, अब तुमने सुना होगा कि जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं ना वहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी लगती है ना ज़्यादा ठंडी लगती है। बहुत बेसिक सा रीज़न है, क्या है, याद रखना है, जो वाटर होता है ना उसको गर्म होने में ज़्यादा टाइम लगता है। दैट मीन्स water takes more time to warm, water takes more time to warm, vice versa, land takes less time to warm, so what happened then, होता क्या है इससे, जब दिन की गर्म हवा है ना वो ऊपर चली गई, भाई ठंडी हवा आ गई, लोगों को अच्छा लग गया, चलो भाई मज़ा आ गया, दिन में गर्मी नहीं लगी, इनको गर्मी से बच गए। अब रात को क्या हो गया, रात को ये पानी वार्म हो चुका है, अब ज़मीन ठंडी हो चुकी है, अब रात को ठंडी लगी तो गर्म हवा नीचे आ गई। इससे क्या हुआ, इन लोग को एक सबसे बेस्ट कंडीशन या क्लाइमेट मिल गया, ना इनको गर्मी लग रही है ना इनको ठंडी लग रही है। ये लोग बेस्ट कह सकते हैं, बेस्ट उससे क्या बोलेंगे इसको, हाँ बेस्ट इन्वायरमेंट में लोग रह रहे हैं, ठीक है। ये इसका पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो अगर पहला पार्ट पे रिस्पांस अच्छा आया तो फिर सेकंड पार्ट बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, राइट। तो इतना देख लो आप लोग, है ना। उम्मीद कर रहा हूँ कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से आप लोगों को। थैंक यू सो मच।